आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में रोज की तरह रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रीजनिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन वो भी सेम आपके एग्जाम के लेवल और पैटर्न के अनुसार सॉल्व किया जाएगा। रिक्वेस्ट बस आपसे यही है कि केवल आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं रोज की तरह, बस आप यही जान लीजिए कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। हम एक भी सिंगल पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, यानी कि एकदम समझते हुए चलेंगे। तो हम आते हैं अब अपने क्वेश्चन पे, केवल आप लास्ट तक बने रहें। उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। अब एक बात, पहले हम वैन आर्य को समझ लेते हैं। जैसे कि ये जो हमारा भैया सर्किलवा है, ये तेलुगु भाषा बोलने वालों के बारे में बता रहा है, और ये जो हमारा सर्किलवा है भैया तमिल भाषा बोलने वालों की संख्या के बारे में बता रहा है। और उसी प्रकार से ये जो भैया सर्किलवा है या गोलवा है, ये बता रहा है कि अंग्रेजी भाषा बोलने वालों की संख्या के बारे में। और हमारा क्वेश्चन यही है कि भैया इसी लोगों को पकड़ना है कि जो तमिल और तेलुगु दोनों बोलते हैं। अब तेलुगु वाला सर्किली है और तमिल वाला भैया सर्किली है, तो हम पकड़ लेते हैं। अब एक बात, जैसे कि अब ऐसा हमको व्यक्ति खोजना है या भैया ढूंढना है कि जो दोनों भाषा बोलते हो। अब एक बात, जैसे कि सपोज दैट अगर हम 12 को पकड़ते हैं तो भैया ये तमिल भी बोलता है और तेलुगु भाषा भी बोलता है, यानी कि 12 हम पहले लिख देते हैं। अब इसी के जस्ट नीचे अगर हम 9 पकड़ते हैं तो यो भैया तेलुगु बोलता है और यो तमिल बोलता है। लेकिन अगर हम ध्यान देंगे भैया 9 लोग ऐसा है कि अंग्रेजियों बोलता है, लेकिन तभी भी हम इनको जोड़ेंगे या इनको लिया जाएगा। काहे लिया जाएगा? कहीं क्वेश्चन में ऐसा कहीं कंडीशन नहीं दिया है कि वह अंग्रेजी भाषा न बोले। तो कहने का मतलब है कि इससे हमारा लेना देना नहीं है, यानी कि 12 में 9 को भी जोड़ेंगे। अर्थात यो तमिल तेलुगु बोलत है, यो और तमिल और तेलुगु भाषा बोलत है, यानी कि इन्हीं दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। कहाँ है? अगर हम सपोज 13 लेते हैं तो भैया 13 लोग ऐसे तमिल भाषा नहीं बोलते हैं। अब देख भी सकते हैं, अर्थात 12 9 को जोड़ेंगे आ जाएगा 21, यानी कि 21 लोग ऐसी हैं कि तमिल और तेलुगु भाषा दोनों बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया। मात्र लास्ट तक बने रहिए, केवल बस आप यही जाने कि आपके एग्जाम तक यानी कि दिसंबर तक के एंड तक प्रिपरेशन हमारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आप देख सकते हैं नंबर सीरीज का। अब एक बात, और आपको पता कि भैया रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में हर शिफ्ट में भैया 4 से 5 क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन। पहले हम एक लिख लेते हैं सीरीज को, अर्थात 9, 19, उसके बाद 39, तब 79, उसके बाद लिखा गया है 159। अब इसी 159 के बाद कौन सी संख्या आएगी हमको यही बताना है। अब एक बात, जैसे कि 9 के बाद 19 लिखा गया है, अगर हम दिमाग अगर हल्का फुल्का केवल दौड़ाते हैं तो 9 में अगर हम 10 अगर हम जोड़ देते हैं तो भैया 19 आ जाएगा। ठीक, अब उसी प्रकार से अब 19 के बाद 39 अगर लिखा गया है, यानी कि हमको आगे जाना है। अब 19 में हम कितना जोड़ेंगे कि 39 आ जाएगा। भैया लगा लेते हैं दिमाग, अर्थात 9 में से 9 घटाएंगे आ जाएगा 0, 3 में से 1 2, यानी कि 19 में अगर हम 20 जोड़ देते हैं तो भैया 39 आ जाएगा। अब 39 के बाद 79 लिखा गया है तो भैया देख लेते हैं, यानी कि 39 में हम कितना जोड़ेंगे 79 आएगा। अब देख लेते हैं, अर्थात 9 में से 9 घटाएंगे 0, 7 में से 3 घटाएंगे भैया 4, यानी कि 39 में अगर हम 40 अगर जोड़ देते हैं तो भैया 79 आ जाएगा। अब एक बात, अगर हम ध्यान से अगर भैया इन संख्याओं को देखेंगे, जैसे कि पहले 10 जोड़ा गया है, उसके बाद 20 जोड़ा गया है, उसके बाद 40 जोड़ा गया है, यानी कि
10 का भैया 2 गुना कर देंगे तो आ जाएगा 20, और 20 का अगर 2 गुना कर देंगे तो भैया आ जाएगा 40। यानी कि कहने का मतलब है अगर हम 40 का अगर 2 गुना कर देते हैं तो भैया आ जाएगा 80। अर्थात कहे का मतलब ये है कि भैया जो पहले जो संख्या लिखी गई है और उसके बाद में उसी संख्या को 2 गुना किया गया है, तो 2 गुना करने पर जो संख्याएं आई हैं उन्हीं को भैया बाद वाली संख्या में जोड़ा गया है। अब इसी प्रकार से अब हम 40 का जब 2 गुना करेंगे तो 80 आ जाएगा। अब इसी 80 को भैया इस संख्या में जोड़ देते हैं। अर्थात अब एकदम जान लीजिए सीरीज एकदम माइंड में फिट हो गया होगा। अर्थात 9 में 0 जोड़ेंगे भैया 9 लिखा गया, 8 में 7 जोड़ेंगे 15 यानी 15 लिखा गया है। अब हम इसी 80 का 2 गुना कर देते, कहा कि 2 गुनी संख्याओं को तो जोड़ा गया है, तो 80 का जब 2 गुना करेंगे तो आ जाएगा 160। यानी कि 159 में 160 हम जोड़ देते, यानी कि 9 में 0 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। 6 5 11 के 1 हाथ में लगा 1, यानी कि 1 1 2 1 3, यानी कि आ जाएगा 319। यहाँ पे रहेगा 319 जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। अब एक बात आपको यह भी बता दिया जाता है कि ये सीरीज का क्वेश्चन है। अब सीरीज का क्वेश्चन एक नहीं 2 या 3 प्रकार से भी सॉल्व हो सकता है। जैसे ये भी होगा, अगर हम 9 का 2 गुना करेंगे 9 दूनी 18, फिर 1 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। उसी प्रकार से फिर 19 का 2 गुना करेंगे तो 38 आ जाएगा, और 38 में 1 जोड़ेंगे भैया 39, यानी कि 2 गुना करके हम फिर 1 जोड़ेंगे तभी भी हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी हमारा डी वाला ऑप्शन है। अब हम आ जाते हैं भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बात और आपको यह भी बता दिया जाता है कि अगर आप ध्यान दे रहे होंगे भैया रोज की तरह, तो हर क्लास में कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन इसलिए रखा जा रहा है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में भैया 2 से 3 क्वेश्चन हम हर शिफ्टों में आ जाता है। तो बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब कथन और निष्कर्ष, तो हम पहले पढ़ते हैं भैया अपने कथन को। अब हमारा पहला कथन ये बोल रहा है कि कुछ ईंट दरवाजे हैं, और दूसरा कथन ये बोल रहा है कि भैया सभी दरवाजे छत हैं, और तीसरा कथन ये बोल रहा है कि सभी पहिए ईंट हैं। अब इसी कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष निकलेगा हमको यही बताना है। तो पहले हम इस कथन के अनुसार डायग्राम बना लेते हैं। अब जैसे कि यही बोला कि कुछ ईंट, अब कुछ ईंट बोला है भैया दरवाजे हैं, तो भैया बना लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे यानी कि ये देख सकते हैं ईंट का ये कुछ हिस्सा दरवाजा है। अब एक बात, कुछ दरवाजे छत है। अब कुछ दरवाजे अगर छत हो तो ये भी डायग्राम बना लेते, यानी कि ये दरवाजे का कुछ भैया हिस्सा जो होगा ना, यानी कि अर्थात ये वाला हिस्सा ये छत है, तो छत यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक। अब एक बात, सभी पहिए ईंट हैं। अब ईंट भैया यहाँ पे है, लेकिन बोला है कि सभी पहिए ईंट है, यानी कि जितना भी पहिया होगा वह ईंट के अंतर्गत आ जाएगा, अर्थात पहिया भैया इसके अंदर बन जाएगा। ठीक। अब एक बात, निष्कर्ष पे आने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दरवाजे का संबंध भैया छत से भी है और दरवाजे का संबंध ईंट से भी है, लेकिन न ईंट का संबंध न छत से है और न छत का संबंध भैया ईंट से है। अब एक बात, अब पहिया का कोई भी हिस्सा दरवाजे में नहीं आएगा। जब दरवाजे में नहीं आएगा तो भैया छत में भी नहीं आएगा। काहे कि आप देख सकते हैं जितना भी पहिया है वह ईंट है। जब ईंट है तो भैया दरवाजे के अंदर कैसे आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने निष्कर्ष पे, जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब यही बोला है कि कुछ पहिए दरवाजे हैं। अब एक बात, अब पहिया यहाँ पे है, दरवाजा यहाँ पर है। अब जब सभी पहिए अगर ईंट है तो कहने का मतलब है कि भैया कुछ पहिया दरवाजा कहाँ से हो जाएगा, अर्थात ये वाला निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कोई दरवाजे पहिया नहीं है। अब इसमें एक लगेगा अलग सा नियम, जब निष्कर्ष का जब रिपीटेशन होता है, अर्थात अब ध्यान दीजिएगा, अब यही शब्द यानी कि कुछ पहिया दरवाजे हैं, अब यही शब्द सेम यही शब्द भैया नीचे भी लिखा गया, यानी कि कोई दरवाजा पहिया नहीं है। या तो भैया होगा या तो कोई दरवाजा पहिया नहीं होगा, अर्थात इसके अनुसार या तो अब हमारा आंसर ही हो जाएगा, या तो पहला निष्कर्ष निकलेगा, या तो पहला निष्कर्ष, या तो
दूसरा निष्कर्ष निकलेगा, हमारा आंसर ही होगा। काहे कि जब भैया रिपीट किया है, या तो पहिया कुछ दरवाजा होगा या तो कोई दरवाजा पहिया नहीं होगा। अब या तो कहने का मतलब दोनों में से एक हो सकता है, या तो होगा या तो नहीं होगा, यानी कि या तो पहला निष्कर्ष या तो दूसरा निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अब बोल रहा है कि भैया कौन विषम है। अब एक बात, विषम का मतलब ये है कि इन 4 विकल्पों में से कोई 3 ऐसा विकल्प होगा जो एक समान होगा, और जो एक समान नहीं होगा वही भैया विषम होगा या वही अलग होगा। अब जैसे कि कलम, किताब, पेंसिल और कुर्सी। अब ध्यान अगर देंगे तो भैया ए वाला ऑप्शन, बी वाला और ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन ये भैया आते हैं स्टेशनरी के अंतर्गत, और डी ये तो भैया फर्नीचर है, यानी कि डी वाला ही ऑप्शन अलग हो जाएगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब एक बात, अब जिस प्रकार से भैया वर्षा मापी का संबंध वर्षा से है, उसी प्रकार से सिस्मोग्राफ का संबंध किससे होगा, हमको यही बताना है। अगर हम ध्यान देंगे, जिस प्रकार वर्षा मापी नामक यंत्र से वर्षा की मात्रा को हम मापते हैं, उसी प्रकार से भैया सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, यानी कि हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, रोज की तरह कम से कम क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। बाकी कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।